आज के इस वीडियो में हम लोग अगस्त 2024 के इम्पोर्टेंट 15 अराउंड 15 करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये मंथ ऑफ अगस्त के लिए है और इसमें हम लोग 15 करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सबसे पहला करंट अफेयर ये है कि जिस फोर्थ सिटी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है, जैसा हैदराबाद में हैदराबाद, सिकंदराबाद, साइबराबाद है, तो अब फोर्थ सिटी जो है ये लोग बना रहे, जिसका नाम है, ये लोग फ्यूचर सिटी का नाम दे रहे लोग। ठीक है, तो अब इस फ्यूचर सिटी के बारे में क्या बोल रहे हैं कि ये सिटी जो है नेट जीरो कार्बन सिटी रहेगा। मतलब क्या है, और पहली बात तो ये है कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो लोकेशन ये है कि हैदराबाद के साउथ में, ठीक है, महेश्वरम है। तो महेश्वरम के आगे जो है ये फ्यूचर सिटी बनाने जा रहे हैं, जो कंदुकूरू मीर खान पेट है वहाँ पे ये फ्यूचर सिटी है। और ये आता महेश्वरम असेंबली हल्के के अंडर में, जहाँ के आई थिंक एमएलए सविता इंदिरा रेड्डी है, तो वहाँ पे आता। तो यहाँ पे समझना है कि नेट जीरो कार्बन सिटी का मतलब क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होता, उसको तो आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन जीरो कार्बन सिटी का मतलब इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस किया जाएगा कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का असर कम रहेगा। और क्या बता रहे हैं इसके अंदर, ये सिटी एआई, मेडिकल टूरिज्म, स्पोर्ट्स, सॉफ्टवेयर्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे चीज़ों का बहुत बड़ा मरकज़ रहने वाला है। तो इसके कई एस्पेक्ट हैं। एक तो फ्यूचर सिटी का एस्पेक्ट है और दूसरा बिजनेस को प्रमोट करने का एस्पेक्ट, और इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। तो कई चीज़ें, फार्मा, आईटी, टेक्नोलॉजी, ईवीस मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, बायोटेक्नोलॉजी और शिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में लाना है। और इससे जो है उसका पूरा मकसद ये है कि तेलंगाना का ग्रोथ इसका मकसद है। अब हमारा दूसरा करंट अफेयर ये है कि हैदराबाद में नेशनल फिजिकल सिक्योरिटी समिट हुआ है। तो यहाँ पे समझना यह है कि फिजिकल सिक्योरिटी किसको बोलते हैं। तो आपको तो मालूम है, एक तो साइबर सिक्योरिटी रहती है, जहाँ पे इंटरनेट पे अलग अलग किस्म के फ्रॉड्स होते हैं, तो उसको रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी है। लेकिन फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब एक इंसान को सेफ रखना है, एक मतलब चोरी से या फिर उस पर फिजिकल अटैक से बचाने के लिए, और एक सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ये कौन करे और इसका थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, ये कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है बल्कि प्राइवेट वाले करे थे। बट इसके गेस्ट जो है डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का है, उन्होंने इसमें जो है अटेंड करे थे। तो इसका मकसद ये है कि तेलंगाना में 1 लाख सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मतलब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और ये लोग जो है एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट पैदा कर रहे हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका थीम क्या है? द इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी इन डिजिटल एरा, मतलब डिजिटल दौर में फिजिकल सिक्योरिटी के इनकलाबी पहलू क्या हैं। तो उस पर जो है पैनल डिस्कशंस हुए और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, उन सब पे डिस्कशन हुआ, और एक लीडरशिप एंगेज हुई। मतलब लीडरशिप मतलब इस फील्ड के बड़े बड़े लोग एक जगह आकर डिस्कशन करें। अब हमारा तीसरा करंट अफेयर यह है कि दो लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ। एक पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, इन्हों जो है एमएलए हैं, पहले टीआरएस में जो है इन्हों असेंबली के चेयरमैन थे इन्हों। अब इन्हों बाद में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने के बाद कांग्रेस में ज्वाइन हो गए। तो इनको जो है एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर, मतलब सीएम का एडवाइजर बना, किस मामले में? एग्रीकल्चर के मामले में, बिकॉज ही हैज़ वास्ट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर। दूसरा जो है गुत्ता अमित रेड्डी, ठीक है, तो काउंसिल के चेयरमैन शायद गुत्ता चंद्रशेखर के बेटे हैं ना, गुत्ता अमित, इनको जो है चेयरमैन ऑफ तेलंगाना डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, ये एक कॉर्पोरेशन है, तो इसका चेयरमैन बनाया गया। तो ये 2 अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। और आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये जो पोचारम श्रीनिवास रेड्डी है, इन्हों जो है कहाँ के एमएलए हैं? ठीक है, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ओल्ड निज़ामाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से एक हल्का है असेंबली का, वहाँ से एमएलए है। अब हमारा चौथा करंट अफेयर यह है कि 2 बड़े लीडर्स हैं। एक जो है कोदंडराम, इन्हों बड़े लीडर हैं। आमिर अली खान एक सहाफ़ी हैं, इनका न्यूज़पेपर है रोज़नामा सियासत, ठीक है, तो इसके जो साबिक एडिटर हैं जाहिद अली खान, उनके फर्जंद हैं नो। तो इन दोनों को जो है एमएलसी, गवर्नर के कोटे में एमएलसी बनाया गया, काफ़ी अरसे से पेंडिंग में था। अभी इन दोनों ने हलफ ले लिया अपने ओहदे का अगस्त 2024 में, ठीक है। कोदंडराम टीजेएसी के चेयरमैन है ना, तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन है ना, थे ना, बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए। ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है वो बोलिए आप। और दूसरा जो आमिर अली खान है, इन्हों जो है सहाफ़ी हैं, ठीक है, तो इनके कई वीडियोस भी काफ़ी मशहूर हैं, तो आप देख सकते हो उनको। हमारा फोर्थ करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इस मरतबा हर घर तिरंगा ये कैंपेन चलाया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम पे, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कैंपेन चलाया गया। तो तेलंगाना का सिरिसिल्ला, आपको तो मालूम है कि यहाँ पर व्यूवर्स बड़े पैमाने पे है। तो ये जो अमृत महोत्सव के अंडर में हर घर तिरंगा के तहत में 1,60,00,000 नेशनल फ्लैग्स का ऑर्डर दिया गया। तो इसमें से ज़्यादातर ऑर्डर्स जो है सिरिसिल्ला के जो व्यूवर्स हैं इनको दिए गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो हर घर तिरंगा के कैंपेन के लिए तेलंगाना के सिरिसिल्ला के फ्लैग्स जो है, जो हमारे ट्राई कलर फ्लैग्स हैं, तो ये फ्लैग्स पूरे देश में तकसीम हो रहे हैं। और इतने बड़े पैमाने पे जब ऑर्डर्स मिले हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका फ़ायदा जो है वहाँ के लोकल व्यूवर्स को होने वाला है। तो ये जो है ये ऑर्डर्स टोटल इंडिया के 12 स्टेट्स से आए हैं। तो यहाँ पे आप वो स्टेट्स के नाम भी देख सकते हैं। और ये बताया जा रहा है कि
टोटल 10 करोड़ फ्लैग्स बनाने का ऑर्डर था, बट सिरिसिल्ला को जो आए वो 1 करोड़ 60 लाख फ्लैग्स बनाने का ऑर्डर सिरिसिल्ला को आया। तो ये अपने आप में मतलब पूरे इंडिया में जो है 10 करोड़ में से मोर देन ऑलमोस्ट 2% जो है सिरिसिल्ला से प्रोड्यूस हो रहे थे। ये अपने आप में बड़ी बात है। अपने को समझना क्या है, यहाँ पे जो लोकल कल्चर है उसको समझना है कि सिरिसिल्ला में 2000 वर्कर्स ऐसे हैं जो ये फ्लैग्स बनाना, वीवर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कपड़ा वगैरह बुनते और जो है उसका प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्क्रीन प्रिंटिंग, ये सब काम में जो है मसरूफ़ है वहाँ पे। और एक क्या है कि इसमें 800 ख़वातीन जो है शामिल हैं, तो इससे लोकल जो एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रमोट मिलता और तकरीबन 20,000 रुपये उनको आमदनी मिलती इससे। ये जो काम है, ये जो ऑर्डर्स हैं इससे। तो सिरिसिल्ला किसका हल्का है? KTR जो साबिक चीफ मिनिस्टर के जो बेटे हैं, IT मिनिस्टर सिरिसिल्ला वहाँ के हैं नो। तो इससे पहले भी बतुकम्मा के सारीस वगैरह की तकसीम के लिए यहाँ से ही ऑर्डर्स लिए जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये है कि एक एमगन, एक अमेरिकन बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो ये लोग अपना टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर कायम करने जा रहे हैं। तो इसका नाम जो है एमगन इंडिया, जो इंडिया में जो कंपनी है उसको एमगन इंडिया के नाम से रजिस्टर्ड किया गया। और ये जो है मेडिसिन और फार्मा कंपनी की एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती, फार्मा लाइन की, फार्मास्यूटिकल्स की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती। तो इसका हेड ऑफिस हाईटेक सिटी हैदराबाद में रहेगा, 6 फ्लोर पर मुश्तमिल रहने वाला है। तो ये हैदराबाद के इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए और जो बड़ी कंपनियां हैदराबाद में आ रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब उसके बाद जो है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बोल सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको बिल्कुल आप मिस नहीं कर सकते। वो ये है कि तेलंगाना में जो IT एक्सपोर्ट्स हैं उसका डेटा यहाँ पे आया है। तो आपको एक बात बताता चलूँ कि एक्सपोर्ट 2 टाइप के रहते हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चीज़ें भिजाने के 2 तरीके रहते हैं। एक मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स बोलते, जो सामान भिजाते, जैसा इंडिया से, तेलंगाना से चावल ईरान जाता, अरब कंट्रीज़ को जाता, ये एक मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स में आता। दूसरा जो है सर्विस एक्सपोर्ट्स बोलते। सर्विस एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि जो चीज़ एक काम करना है, मिसाल के तौर पे एक IT का एक काम करना है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, अगर वो सॉफ्टवेयर अमेरिका में बनाए तो समझिए $5,000 होते, लेकिन वही काम अगर इंडिया में कर दिए तो उसका $1,000 भी नहीं होते। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में सॉफ्टवेयर बनाने का आता था वो काम, अगर वही सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक डिजिटल प्रोडक्ट है, ज़रूरी नहीं है कि वो अमेरिका में ही बने, ठीक है। तो डिजिटल प्रोडक्ट जो है इंडिया में बन सकता, बट उसका इस्तेमाल अमेरिका में हो सकता, ठीक है। हाँ, वो लोग डेटाबेस वहाँ का यूज़ कर सकते, क्लाउड सर्विस वहाँ का यूज़ कर सकते। तो IT एक्सपोर्ट का मतलब ये रहता कि जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के जो खिदमात है उसको एक्सपोर्ट करना। तो इंडिया, तेलंगाना के 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा मशहूर है एक्सपोर्ट में, एक तो फार्मा के चीज़ें एक्सपोर्ट होते, दूसरा जो है IT के चीज़ें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते। ये दोनों में भी कौन बड़ा बोले तो IT के एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, आपको भी जो है ये देख के मज़ा आने वाला है। वो ये है कि मैं आपको बहुत सिंपल अंदाज में बता देता हूँ। ये जो ईनाडू न्यूज़पेपर में जो ये खबर आई वो बता रहा हूँ कि साल 2013-14 में जो IT के एक्सपोर्ट होते थे उसकी कीमत 57,258 करोड़ रुपए, और एम्प्लॉयज़ कितने थे IT के तेलंगाना में बोले तो 3,23,396। लेकिन 10 साल में हमारे IT एक्सपोर्ट कितने फोल्ड में बढ़ गए? तकरीबन 5 गुना, यानी कि 2,68,223 इतने करोड़ रुपए, समझे आप, 2,68,223 करोड़ रुपए, मतलब इतना एक्सपोर्ट हुआ, इतने करोड़ रुपए की जो कीमत है, इतने रुपयों के बराबर के सर्विसेज हम दूसरे कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट करें। एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करेंगे तो पहले 3,23,000 थे और आज जाके 9,46,000 एम्प्लॉयज़ हो गए तेलंगाना में। इसमें मेजॉरिटी, मतलब बोल सकते हैं आप 98% जो है हैदराबाद से हैं। तो ये डेटा हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ ये है कि डेटा सेंटर्स का इन्वेस्टमेंट भी हमारे तेलंगाना में बढ़ता जा रहा। साल 2023 में जो है 16,000 करोड़ रुपए के साथ जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। फिर ये बोले कि अगले 15 साल में जो है ये लोग 15,000 करोड़ रुपए के डेटा सेंटर्स कायम करेंगे। सेम जो है अमेजॉन वेब सर्विसेज, ये AWS, ये लोग भी जो है इससे पहले 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करे थे डेटा सेंटर्स का, और ये भी बोले कि साल 2030 तक हम लोग 36,300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर्स को कायम करते हुए करेंगे। तो ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो आपको याद रखना है डेटा के बेसिस पे वो ये है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, वो ये है कि यानी कि साल 2021 और 22 के मुकाबले में साल 2022 और 23 में IT एक्सपोर्ट में इजाफा कितना हुआ? 31.44% का इजाफा हुआ। और इसको अगर हम पैसों में कन्वर्ट करें तो 2,41,00,000 करोड़ रुपए का जो है इजाफा हुआ है IT एक्सपोर्ट का। मतलब साल 2021-22 के कंपैरिजन में साल 2022-23 में इतने परसेंटेज, यानी 31.44% का इजाफा, और रुपए में इसको तकसीम करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो 2,41,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स, सॉरी IT एक्सपोर्ट्स जो है तेलंगाना से गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं भी इतने करंट अफेयर्स बनाता हूँ, बट
बीइंग एन आईटी एम्प्लॉय इन हैदराबाद मेरे लिए भी एक बहुत खास डेवलपमेंट की बात बोल सकता हूँ मैं ये। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो ये है कि सीएम रेवंत रेड्डी की तरफ से जो है यही फ्यूचर सिटी में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा गया। तो ये कहाँ पे है लोकेशन? रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के कंदुकुरु मंडल के मीर खान पेट में, ठीक है। ये कहाँ पे आता, किस असेंबली हल्के में आता बोलते हो, मैं जैसा बता दिया महेश्वरम हल्के असेंबली में आता, ठीक है। तो इसका संग बुनियाद रखा गया और इसमें जो है सबसे खास बात यह है कि ऐसे स्किल्स सिखाए जाएंगे जो मतलब हाई डिमांडिंग स्किल्स हैं, जैसा एआई, रोबोटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, डेटा एनालिटिक्स, ये सब चीज़ों में, शिपिंग में वगैरह में बड़े बड़े मतलब फील्ड्स में जो है जो हाई डिमांडिंग स्किल्स है वो सब स्किल्स यहाँ से ऑफर किए जाएंगे। और इसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो ये है कि बेगरी कंचा जो 4th सिटी बोल रहे, ठीक है, जो नाम है ये इसका अभी जो जहाँ पे बना रहे ये 4th सिटी, तो ये जिस इलाके में मौजूद है इसका नाम है बेगरी कंचा, ठीक है। बेगरी कंचा में मौजूद है, वही इलाके में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये बोल रहे हैं कि बेगरी कंचा को इन्हों क्या करने वाले हैं कि बेटर दैन सिंगापुर, दुबई एंड न्यूयॉर्क, उससे भी बेहतर सिटी बनाएंगे। तो थोड़ा सा ये वो हो गया, मुबालगा होगा, बट दिस इज द करंट अफेयर। हमारे को तो पढ़ना है बोल के पढ़ रहे हैं हम, मगर यकीन तो नहीं हो रहा, बट हाँ वी हैव टू बिलीव बिकॉज कल के दिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने तो वी विल बी पार्ट ऑफ इट। तो हम लोग ये बेगरी कंचा जो है इसको ग्लोबल सिटी के तौर पे बना रहे, तो इसको 4th सिटी या फ्यूचर सिटी बना रहे। यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं होने वाला है, नेट जीरो कार्बन सिटी बनने वाला है, और हेल्थ टूरिज्म हब, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मेट्रो कनेक्टिविटी रहने वाला है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पीछे मौजूद है, तो नाइट सफारीज भी यहाँ पे कायम किए जाएंगे। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये, तो आप इसको याद रखिए, ठीक है। बेगरी कंचा उसका नाम है अभी करंट, ठीक है, आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, जैसा कि केसीआर साहब जब थे सीएम तो उन्होंने एक स्कीम था हरिता हारम के नाम से, हरिता हारम, ये स्कीम था शजरकारी का। अब इसका नाम चेंज करे हैं थोड़ा सा, स्वच्छधनम पच्छधनम के नाम से, और अगस्त के महीने में सिर्फ 5 दिन में 2,75,000 पौधे लगाए गए हैं। तो इससे जो है तेलंगाना में जो ग्रीन कवरेज है ये इजाफा होने वाला है, और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को इंश्योर किया जा सकता, और स्टेट में जो ग्रीनरी है इसको बढ़ाया जा सकता। तो स्वच्छधनम पच्छधनम, ठीक है। तो इसका इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, जहां तक मेरे इल्म में है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, यहां से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और इसके कौन मिनिस्टर है? सी तक्का, ठीक है। इनके पास और एक पोर्टफोलियो है अपार्ट फ्रॉम पंचायत राज, वो क्या है आप लोग बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन कवरेज बढ़ाने के लिए 2,75,000 पौधों को जो है 5 दिन में लगाया गया है। इसके लिए स्कूल के बच्चों को, एनजीओस को और लोकल सिटीजन्स, इन सब की मदद ली गई है। तो स्टेट गवर्नमेंट का गोल है कि स्टेट हमारे तेलंगाना में ग्रीनरी को बढ़ाया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे यही यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का जो बिल है इसको असेंबली में पास किया गया, तो ठीक है, ये भी बात याद रखिए, क्योंकि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे इसको बनाया जा रहा है, जिसको पीपीपी मॉडल बोलते हैं, पीपीपी, ठीक है। हैदराबाद में पीपीपी मॉडल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेट्रो है, हैदराबाद मेट्रो इज अ पार्ट ऑफ पीपीपी है, ठीक है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे इसी यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के बिल को जो है असेंबली में मंजूर किया गया। और इसी अगस्त में एक और बात जो यहाँ पे नहीं है, इसी अगस्त 2024 में इसके जो चेयरमैन है इसके तौर पे आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा कंपनी के फाउंडर हैं, अभी सीईओ है, उनको जो है इसका चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन, जिनका नाम क्या है, अभी हाल में उनका तकर्रुर हुआ, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ठीक है। इन्होंने एसबीआई के नए चेयरमैन है। तो यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि इनका ताल्लुक तेलंगाना से है। तो तेलंगाना के कहाँ से है? जोगुलांबा गद्वाल के पेद्दा पोतुलापाड़ू विलेज से है, ठीक है। तो इन्हों 1965 में पैदा हुए। तो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो नए एसबीआई के चेयरमैन है। तो इन्हों जो है यहाँ पे इनका एजुकेशन हम तेलुगु मीडियम में पढ़े, और आज जो है इंडिया के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन है। तो यहाँ पे और देखिए आप, बैंक के चेयरमैन है, बट इनका जो डिग्री है एग्रीकल्चर में हुआ, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर से भी जो है कई सर्टिफिकेशंस किए हैं। तो 1988 में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन हुए। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर, काफ़ी मेहनती, डेडिकेशन और मेरिट काबिलियत है इनके पास, लीडरशिप का है, और काफ़ी रिटेल बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके तजुर्बे को देखते हुए इनको चेयरमैन बनाया गया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये है, इसको तेलंगाना के कल्चर में भी ले सकते हैं, वो ये है कि तेलंगाना के एक व्यूअर हैं, मतलब कपड़ा बुनने वाले वीवर, ठीक है, जिनका नाम है कर्नाटी मुकेश,
ठीक है, इनका ताल्लुक कोयलागुड़म यादाद्री भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट से है। तो इनको जो है हैंडलूम इंडस्ट्री में इनके कारकर्दगी को देखते हुए नेशनल अवार्ड दिया गया है। तो इन्हों जो काम करे वो डबल इक्कत साड़ी, ठीक है, तो पोचमपल्ली इक्कत साड़ी जो है जिसको जीआई टैग भी हासिल है, और ये पोचमपल्ली उसी यादाद्री भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट का एक नेचुरल वहाँ के लोकल प्रोडक्ट है, तो उसका वीवर है ये करंती मुकेश, इनको जो है अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल लेवल पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इन्हें बीटेक करे, बट इनको जो है ये इक्कत साड़ी को बुनने में काफ़ी दिलचस्पी है, तो 2 साल तक काम करके इनको जो इनकी मेहनत है डबल इक्कत साड़ी बनाने में और नेचुरल डाइज जो मतलब कुदरती तौर पे जो कलर्स लगाना होता उसमें इनके कारकर्दगी को देखते हुए ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये है कि चदुवु यादయ్య, ठीक है, यहाँ पे आप है कि तेलंगाना के पुलिस कांस्टेबल हैं, तो इनको जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से राष्ट्रपति शौर्य पथकम ये अवार्ड इनको दिया गया। तो इन्हों क्या करे, साल 2022 में यहाँ पे उसकी तफसील मौजूद है। साल 2022 5 जुलाई को जो है एक लेडी चल के जा रही थी, तो उनके गले से कोई चोर बाइक पे, मतलब एक जना गाड़ी चला रहा था और एक जना पीछे बैठ के एक औरत का चेन खींचा था, तो वो लेडीज आके जो है मियाँपुर में जो है बुल्लारम माधापुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे थे। तो ये जो कांस्टेबल है बेसिकली क्या करे कि दूसरे दिन सीसीटीवी कैमरा की जांच करके चोर को पकड़ने गए थे, तो वो चोर जो है 7 मरतबा इनके बॉडी पे खंजर से अटैक करता, जिसके बाद इनके 3 सर्जरीज होते और 17 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहते। तो इनकी इस कारकर्दगी, अच्छा उसके बाद इन्हों चोर जो है खंजर क्यों मारता, क्योंकि ये पुलिस कांस्टेबल जो है चोर को पकड़ लेते, छोड़ो छोड़ो बोल के 7 मरतबा खंजर मारे तो भी नहीं छोड़ते। तो ये सबसे खास बात है, एक हेड कांस्टेबल को राष्ट्रपति शौर्य पदकम मिलना ये अपने आप में बड़ी बात है, और पूरे स्टेट से ये अवार्ड मिलने वाले पहले पुलिस ऑफिसर है ना। इसके अलावा भी जो है दूसरे रेंज में पुलिस जो तेलंगाना के पुलिस है उनको अवार्ड दिया गया, लेकिन एक हेड कांस्टेबल को इतना बड़ा अवार्ड मिलना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो जैसे यहाँ पे और भी तफसीलात है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये कांस्टेबल का नाम चदुवु यादయ్య, यह नाम याद रखिए, ठीक है, और इन्हों जो है माधापुर पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल हैं, ये बात भी याद रखिए। हमारे इस वीडियो का लास्ट करंट अफेयर यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट मीटिंग में जहीराबाद को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी इसकी लिस्ट में शामिल किया गया। तो जहीराबाद में NIMZ ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, तो निम्स के साथ साथ इसको जो है इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया और इसकी लिस्ट में इसको शामिल किया गया। तो बेसिकली होने वाला यह है कि जहीराबाद में अगले 5 से 8 साल के अंदर अंदर बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रीज़ कायम होने वाले हैं, ख़ास तौर पे जो हेवी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कायम होने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वहाँ पे है, और कई इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस होते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, और ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं, पोल्यूशन को कम करने के लिए भी मतलब वहाँ पे कई इक़दाम किए जा रहे हैं। तो ये जहीराबाद कहाँ पे है, तो संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। हैदराबाद से जब आप मुंबई को जाएंगे तो मुंबई हाईवे के बीच में यहाँ पे आता है आपको, ठीक है, जहीराबाद। यहाँ से आई थिंक 100 किलोमीटर होगा, मैं एक बार गया था 2-3 घंटे में, परसों ही गया था कुछ एक 20-25 दिन पहले ही। तो बहरहाल बोलना ये चाह रहा हूँ कि Zahirabad is going to be a biggest industrial smart city in coming 5 to 8 days. So this is a new and advanced development in terms of Telangana current affair, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। ऑलरेडी वहाँ पे निम्स पहले से मौजूद है, NIMZ, ठीक है। निम्स का मतलब क्या है, नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन। तो ये पहले से वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी है मुंबई से और नागपुर से, तो ये भी अपने आप में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये काफ़ी अहम है।